हाँ जी, द चैप्टर वी आर डूइंग इज अटोमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस। तो जो भी मैटर है वो किस चीज से बना है, उसका जो बेसिक फाउंडेशन है दैट इज एटम। ठीक है। सो इफ वी डिवाइड मैटर, वी कीप ऑन डिवाइडिंग मैटर इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. Ultimately, the smallest particle of the matter is atom. ठीक है. So आपका all matter is made up of small particles and these small particles are called atoms. ठीक है. मॉलिक्यूल भी किस चीज से बना है? एटम से ही बना है, राइट? तो गोल्ड को अगर आप कट करेंगे इनटू स्मॉल पीस, एंड में जो बिल्कुल छोटा पार्टिकल बच जाएगा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड एटम. So let us study burning reaction. Okay, where does the metal charcoal go? अब आपने चारकोल को बर्न किया. ठीक है, बर्न किया एंड यू विल गेट एश आउट ऑफ इट. तो ये पूरा चारकोल कहाँ चला गया? इतना बड़े जो पीसेस थे वो कहाँ गए? सो दे कन्वर्टेड इनटू एश. ठीक है जी. अब दीज आर ऑल साइंटिस्ट जिन्होंने इन क्वेश्चंस को और इनके ही जैसे सिमिलर क्वेश्चंस को बहुत सालों तक पूछा, इन पे रिसर्च किया एंड देन वी गॉट द कंसेप्ट. तो फर्स्ट हमारे पास जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कुछ चार पांच लॉज आते हैं जिसमें से फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवाइजर. इन्होंने क्या स्टडी किया इस लॉ को देने से पहले? कंबस्शन रिएक्शंस. ठीक है. सो he was a French nobleman. He was able to find the masses of reactants and products accurately, irrespective of their physical state. अगर आपके पास reactants and products का physical state भी नहीं है, physical state नहीं है मतलब हमें नहीं पता that वो substance solid है, liquid है या gas है, तब भी इन्होंने उसके masses accurately study किए थे. And now he is known as father of modern केमिस्ट्री. अभी पूरा जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें जो बेसिक रोल है वो इनका है. ठीक है. सो बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन ही हैज गिवन अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो अभी ये क्या है? क्या एक्सपेरिमेंट है? टू फाइंड आउट द चेंज इन मास बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन. आपने केमिकल रिएक्शन किया, रिएक्शन से पहले सब्सटेंस का मास कितना है और रिएक्शन के बाद में कितना है, इसका एक्सपेरिमेंट है. So material we are using is barium chloride, sodium sulfate, distilled water, conical flask, and small test tube, rubber cork, spring balance, retort stand and thread. ठीक है, ये सब ऑपरेटर्स हम यूज कर रहे हैं. एंड हाउ वी आर यूजिंग इट? ओके, सो वी हैव प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड. अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देंगे हम. आपने सॉल्यूशंस पढ़े हुए हैं. सोल्यूशन मींस व्हेन यू आर मिक्सिंग योर केमिकल विद वाटर. ठीक है. तो बेरियम क्लोराइड ये है. अब आपको पढ़ते हुए अभी ध्यान रखना है कि बेरियम का सिंबल है Ba और फॉर्मूला है BaCl2. इन चीजों को जितना ध्यान रखोगे उतना आपको ही इसका बेनिफिट है. मुझे क्या बेनिफिट है? मुझे तो आता ही है. ठीक है. सो व्हाट यू हैव डन इज आपने बेरियम क्लोराइड को डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स किया. अब ये डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है बेटा जी? जिसमें सिर्फ H2O होगा और कुछ भी केमिकल मिक्स नहीं होगा. ठीक है. इसमें मिक्स किया बेरियम क्लोराइड को और आपको इसका सोल्यूशन मिल गया है ना. मतलब पानी में बेरियम क्लोराइड मिक्स है. डायग्राम दिख रहा है हमें क्लियरली. एक फ्लास्क है. ये फ्लास्क दिख रहा है आपको. इसमें हमने बेरियम क्लोराइड ऐड किया. कितना? 250. वाटर कितना था? 250 ml. तो आप यहां से देख सकते हो 250 ml कहाँ आएगा? ये तो 100 ml का है. तो बड़ा फ्लास्क लगेगा. ठीक है. 250 ml इन अ कॉनिकल फ्लास्क ऐड किया, मिक्स किया, डिस्टिल्ड वाटर डाला एंड इट बिकेम, यहाँ तो 100 ml दिख रहा है. ठीक है. नाउ टेक सम सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब. अभी जो आपने कॉनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन बनाया उस सोल्यूशन में से कुछ अमाउंट आप एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे. क्लियर है? सेकेंड स्टेप.
ओके, नेक्स्ट इज, अब यू विल प्रिपेयर सेम थिंग, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन। नाउ व्हाट इज सोडियम सल्फेट? दैट इज Na2SO4, दिस इज सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसको भी आपने वाटर के साथ मिक्स किया एंड ये भी एक सोल्यूशन बन गया इन अनदर फ्लास्क, किसी और फ्लास्क में। तो आपने दो फ्लास्क लिए, ठीक है, एक में क्या बनाया, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन, और एक में क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। क्लियर है जी? सोडियम सल्फेट, सॉरी, सोडियम सल्फेट इज अगेन वाइट कलर्ड पाउडर। ठीक है, दोनों को मिक्स किया, फिर से हमने, अब हमने अपने स्टैंड पे वो फ्लास्क को हैंग कर दिया। हैंग द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सोडियम सल्फेट सोल्यूशन केयरफुली विदाउट मिक्सिंग द सोल्यूशन। क्लोज द फ्लास्क विद द कॉर्क। अब आपने ये फ्लास्क को कॉर्क के साथ बंद कर दिया। ठीक है, और इसी में साइड से डाल दिया आपने ये टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या था? बेरियम क्लोराइड। फ्लास्क में क्या है? सोडियम सल्फेट। अब इस फ्लास्क को वे किया पूरे को, ठीक है, वेट कर लिया, क्योंकि इसी फ्लास्क में टेस्ट ट्यूब भी है, तो वेट मतलब दोनों का वेट आ गया। ठीक है, नाउ टिल्ट। अब आपने वो जो धागा सा था उससे उसको टिल्ट किया और उसमें मिक्स कर दिया, रिएक्शन हो जाएगा दोनों के बीच में। हमने क्या लिया था बेटा जी? वी टुक बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, और इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो प्रोडक्ट बनेगा ना कुछ। अब हमने दोनों का वेट मेजर करना है कि कितना चेंज आया वेट। सो व्हेन वी मिक्सड इट, वेट द फ्लास्क अगेन, बिकॉज अब हमने दोनों चीजों को मिक्स किया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में क्या पता चला? वेट ऑफ फ्लास्क एंड कंटेंट बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लास्क एंड कंटेंट आफ्टर मिक्सिंग। तो इसे क्या समझ में आया? सेम ही तो आना था। बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। तो इसका रिएक्शन क्या है बेटा जी? बेरियम क्लोराइड plus sodium sulfate will give you sodium chloride and barium sulfate। ठीक है, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट को आप कैसे लिखते हैं? एरो नीचे की तरफ। अगर कोई गैस बनेगी, सपोज रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो एरो ऊपर की तरफ, तो एरो से आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे वी आर गेटिंग सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, लिखा है ना यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट। कलर क्या है प्रेसिपिटेट का? व्हाइट। तो सारा व्हाइट ही कलर का है सब कुछ। ओके, सो बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इज गिविंग यू बेरियम सल्फेट एंड NaCl। ये रिएक्शन आ गया हमारे पास, white precipitates. So chemical reaction takes place and the mass remains same before and after the chemical reaction. तो लॉ क्या है? आप चाहे रिएक्शन से पहले वे करो या रिएक्शन के बाद वे करो, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल बी सेम, इक्वल। ठीक है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, ये रिएक्शन आया। अब आपके पास आ गया मैथमेटिकल डेटा। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, मास ऑफ बेरियम क्लोराइड इज दिस मच, सोडियम सल्फेट इज दिस। मुझे बताओ मासेस बताना जरा, बेरियम क्लोराइड का मास कितना है? 20.8 ग्राम्स, एंड सोडियम सल्फेट का 14.2, बेरियम सल्फेट का एंड सोडियम क्लोराइड का। इनको प्लस करो, इसको भी प्लस करो और इसको भी प्लस करो, क्या ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं? तो आ रही है सेम? क्या वैल्यू आ रही है बेटा? 35, और इधर भी 35। इट मीन्स weight of reactant is equal to the weight of product. This is law of conservation of mass. reactant product समझ में आता है हमें? reactants क्या होते हैं? तो अगर मैं रिएक्शन लिख रही हूं N2 and H2 एंड इट इज मेकिंग अमोनिया, इसमें मुझे बताइए रिएक्टेंट क्या है? ओके, सो द रिएक्टेंट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस, एंड प्रोडक्ट क्या है? NH। क्लियर है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमें पता है। ओके, सो
ये हमने यहाँ प्लस कर दिया कि दोनों का वैल्यू सेम है, सो दिस डेटा इज obeying the law of conservation of mass। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है। ठीक है, so now what is law? So the law is matter is neither created nor destroyed during a chemical reaction। matter सिर्फ one form से दूसरी form में convert होगा। ठीक है, and simply we can say that mass of product is equal to mass of reactant in a chemical reaction। ठीक है, अब आता है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉज। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, सपोज मुझे केमिकल्स नहीं पता, ठीक है, मुझे फॉर्मूला में ये नहीं पता है कि कौन सा किसका फॉर्मूला लिखना है, तो आप कैसे करोगे? द क्वेश्चन इज सेइंग कॉपर सल्फेट। हमने कॉपर सल्फेट लिया, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट? सोडियम कार्बोनेट के साथ। सेम है दोनों सेम है। ओके, सो ये है 15.9 ग्राम्स, सोडियम कार्बोनेट इज व्हाट, 10.6 ग्राम्स। ठीक है, आपने इसको रिएक्ट किया, इट इज गिविंग यू सोडियम सल्फेट एंड कॉपर कार्बोनेट। इसका भी मास आपको गिवन है। सल्फेट इज क्या है, 14.2 ग्राम्स एंड दिस इज 12.3। आपको बताना है कि क्या ये इक्वेशन लॉ ऑफ, कौन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ओबे कर रही है एंड हाउ। तो आप मासेस ऐड कर दोगे, मासेस विल बी सेम, सो यू विल से दैट दिस इक्वेशन इज ओबेइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाउ? बिकॉज मास ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट इज सेम। ठीक है, मासेस ले लिए 26.5 ग्राम, सो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, हेंस द अबव रिएक्शन obeys the law of conservation of mass। क्लियर है? न्यूमेरिकल सिंपल सा है। फॉर्मूला नहीं आते हैं तो आप नाम लिख सकते हो जैसे मैंने अभी लिखे थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the mass of carbon dioxide used, which law of chemical combination will govern your answer। हाँ जी, क्या करना है इसमें? 200 ग्राम्स माइनस 112 कार्बन डाइऑक्साइड में इसको मिक्स किया, मासेस सबके, कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें नहीं पता, माइनस करेंगे, आंसर विल बी 88 ग्राम्स। कौन सा लॉ ओबे हो रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कई बार क्या होता है, हम न्यूमेरिकल में वैल्यू निकालते हैं और सोचते हैं क्वेश्चन खत्म हो गया, बट यहाँ पे मास भी कैलकुलेट करना है और लॉ भी बताना है। ग्राम, ग्राम ग्राम जीएम। सिर्फ जी मतलब चलो, सो नाउ वी हैव सेकेंड लॉ। हमने भी कौन सा लॉ किया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये क्या मतलब होता है? कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? सो अगेन दिस लॉ वाज गिवन बाय Frost in 1779, and the law states that the chemical compound always consists of same elements combined together in a same proportion by mass। ठीक है, क्या है? सपोज अब यहाँ पे हम कोई एलिमेंट, कोई केमिकल ले लेते हैं, लेट अस कंसिडर वाटर। वाटर हमेशा किससे बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि वाटर में नाइट्रोजन ऐड हो गया, ऐसे तो नहीं हो सकता है। इट मीन्स केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स। ये समझ में आ गया? सेम एलिमेंट्स का क्या मतलब है? कंबाइंड टुगेदर इन अ सेम प्रपोर्शन बाय मास। इसका क्या मतलब है? सेम प्रपोर्शन मीन्स व्हाट? अमाउंट बाय मास, रेशियो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम करते हैं ना मैथ्स में। तो मुझे हाइड्रोजन का वेट बताओ कितना होता है? हाइड्रोजन का वेट 2 होता है। वन। और ऑक्सीजन का 60। अब वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं? वाटर में कितने हाइड्रोजन हैं? और ऑक्सीजन कितना है? समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई क्यों किया? विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो नाउ इट इज 2 एंड 16। 2 एंड 16 का प्रोपोर्शन निकालोगे, रेशियो, तो 1:8।
तो इसका मतलब है जब भी वाटर बनेगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये समझ में आ रहा है? होता है, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। अब मुझे ये बताओ इस केमिकल का नाम क्या है? NH3 को क्या बोलते हैं? Right. अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। आपको कोई पूछे अमोनिया का फॉर्मूला बताओ तो आप क्या लिखेंगे? NH3। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सिंपल। नाइट्रोजन का वेट कितना होता है? 14। और हाइड्रोजन का? नाइट्रोजन कितनी टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन कितना आ रहा है? तो इसका रेशियो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? साइंस के स्टूडेंट हो, उसके आगे भी जाना है। इसका मतलब है 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विथ 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब मुझे ये बताओ, अगर 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, तो 7 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? क्यों? मैंने इसको हाफ किया। तो ये भी तो हाफ होगा ना। आया समझ में? यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं या फिर रेशियो लिखकर कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? होती हैं। और वो अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो आपने शुरू किया है साइंस पॉइंट। ठीक है। सो ही एनालाइज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो इन्होंने बहुत सारे 100, 1000, 10,000 को एनालिसिस किया और देखा कि हमेशा यही होता है। क्या होता है? Chemical compound consists of same elements combined together in a same proportion by mass. ठीक है। So he gave us the law. So क्या है law of chemical constant proportion? A chemical compound always consists of same elements combined together in a same proportion by mass. Example water का 1:8 समझ में आ रहा है? अब मुझे बताइए कार्बन डाइऑक्साइड में क्या रेशियो आएगा? और मुझे बताइए मीथेन में क्या रेशियो आएगा? वेट बता दो। कार्बन का वेट होता है 12, ऑक्सीजन का वेट होता है 16, हाइड्रोजन का वेट होता है 1। NO2 में क्या रेशियो आएगा? नाइट्रोजन का वेट होता है 14। अब अगर हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अगर हम थोड़े से फोकस्ड हैं, तो ये 4 एलिमेंट्स के आपको मासेस लर्न हो जाने चाहिए। पहले का तो पहले का 3:8 करेक्ट है जी। सेकंड का H क्या है? 4:1. 4:1। हाइड्रोजन 1 पर हम्म। 3:1. हो रहा है आराध्या? चलो आगे। NO2 देखो यही आ रहा है। आपका भी यही आ रहा है दिन। आया समझ में रेशियोज कैसे निकालते हैं? सो अगर मैं आपको इन्हीं 3 क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन दे दूं, नेक्स्ट पार्ट, दैट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन is required to make carbon dioxide if 32 grams of oxygen is available? बताओ 12. कैसे आया? 12. कैसे आया? 3:8 था ना। तो आपने 32 करने के लिए 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को भी 4 से करोगे, सो आंसर इज 12। सो अगर मेरे पास 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो मुझे 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाए।
ऑब्वियसली है, बट उस टाइम पे लॉ तो बनेगा ना यार, अब ऑब्वियस की क्या बात हुई। सो यहाँ पे इन्होंने ये समझाया है दैट यू टेक वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, चाहे वो आइस का वाटर लो, रिवर का वाटर लो, सी का वाटर लो, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन है वो हमेशा सेम रहेगी। वाटर की बात हो रही है ना, सॉल्ट निकाल दो उसमें से, जो केमिकल्स ऐड है सिर्फ वाटर को कंसिडर करोगे ना। ओके, सो वी हैव अ न्यूमेरिकल. Calcium carbonate decomposes on heating to form calcium oxide and carbon dioxide. When 10 grams of calcium carbonate is decomposed completely, कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा जी CaCO3, ये डिकम्पोज हुआ और इसने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं 10 grams of calcium carbonate is decomposed completely, then 5.6 grams of calcium oxide is formed. कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, बताइए। एंड विच लॉ यू आर यूजिंग? हाँ जी, बिल्कुल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से आप इसको कर लेंगे। 10 = 5.6 प्लस एक्स कर लो, या कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो। सो 10 - 5.6 इज द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 4.4 grams. Which law is it obeying? सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया 4.4 ग्राम्स। क्लियर है जी, सिंपल इजी। चलो अब आता है एटम्स, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड सिंबल्स। ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ मेट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, ये हमने किया है पहले भी किसी चैप्टर में, तो हमें डेल्टन थ्योरी समझ में आती है। चेक करिए कोई पार्ट ऐसा है जो आपको डाउटफुल लगता हो, मिसिंग लगता है, जो नहीं समझ में आता हो। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, सारे मैटर एटम से बनते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हाँ, एटम्स आर वेरी स्मॉल, द साइज, अब देखो एटम वेरी वेरी लिखा है यहाँ पे, सो एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल, राइट। सो एटम का अगर आप रेडियस लिखोगे तो उस रेडियस को हम कैसे इंडिकेट करेंगे? देखो एटम स्फेरिकल होता है ना, एटम स्फेरिकल होता है। सो आप इसका साइज कैसे बताएंगे? इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो अगर मैं आपको बोलूंगी कि किसी एटम का साइज है 1.1 पिकोमीटर, इसका मतलब ये उस एटम का रेडियस है। समझ में आ रहा है? द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय रेडियस, क्योंकि एटम का रेडियस है, हम उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। सिंपल। ठीक है, एंड ये इतना छोटा है कि आप इसको मेजर करते हो नैनोमीटर्स में। नैनोमीटर को लिखते कैसे हैं? NM। आपने सेंटीमीटर सुना होगा, आपने मिलीमीटर सुना होगा, ऐसे ही होता है नैनोमीटर। यहाँ पे n का वैल्यू है 10⁻⁻⁹ 9 लर्न हो जाएगा ना। और क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए मतलब नेगेटिव है, अगर +9 लिख दोगे तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, सो साइज ऑफ एटम इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। ठीक है जी, एटम से मॉलिक्यूल बनता है ना बेटे। ठीक है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है। सो atomic exist combination with the atoms of same element or another element. So atom से जो मॉलिक्यूल बनता है वो या तो सेम एटम का होगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, या वो होगा H2। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ पे सेम एलिमेंट। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ कम सिंबल। सिंबल्स क्या होते हैं बेटा जी? रिप्रेजेंटेशन है ना। सिंबल से आपको आप पूरा नाम लिखने की बजाय एलिमेंट का उसका सिंबल लिखते हो। सो डेल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल फॉर द एलिमेंट्स, तो उन्होंने हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल बनाया था। ये सिंबल्स थोड़े से हैं, बट ये बुक में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, ये आपको आने चाहिए। हाँ, ठीक है, तो अगर टेस्ट में आपको मिल गया कि ये बताओ किसका सिंबल है, तो ध्यान रखना है ये लेड का है। बहुत सिंपल है, गोल्ड G, सिल्वर S, है ना, ये इजीली लर्न हो जाएंगे।
मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स आते हैं?